Hello friends, I hope you all are doing great. So today we will discuss inflation, deflation and disinflation. All three topics. Some people have confusion, so that's why I think of covering these topics in today's lecture. So let's get started. The first thing is, what is deflation? Inflation. What is inflation? Inflation क्या होता है? Simple definition: inflation is a general or sustained increase in the average price level of goods and services. यहाँ पर अब एवरेज प्राइस का क्या मतलब है? इन्फ्लेशन जो है ना, ये मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है. मीन्स ये कोई एक कमोडिटी की बात नहीं करता, ये पूरी इकोनॉमी एज अ होल की बात करता है. तो जब हम कहते हैं कि प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीजेस, तो यहाँ पर ये होता है माइक्रो कॉन्सेप्ट, क्योंकि एक ही गुड का एक्स का प्राइस हम कह रहे हैं इंक्रीज हो गया. बट अगर मैं कहूँ जनरल प्राइस लेवल और एवरेज प्राइस लेवल, सो दीज रिप्रेजेंट्स द मैक्रो लेवल, कि मतलब सारे गुड्स को कंसीडर करके प्राइस बढ़ा है, मतलब एवरेज ऑन एन एवरेज हर गुड का प्राइस इंक्रीज हुआ है. तो इन्फ्लेशन एक मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है जो ये दिखाता है कि जनरल और सस्टेन्ड इंक्रीज इन द एवरेज प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि मतलब अगर इकोनॉमी में 50 गुड्स हैं तो ऑन एन एवरेज 50 गुड्स का प्राइस इंक्रीज हुआ है. तो मतलब इट रिप्रेजेंट इंक्रीज और सस्टेन्ड और जनरल राइज इन द प्राइस ऑफ ऑल गुड्स प्रोड्यूस्ड इन आवर इकोनॉमी. ओके, सो इसकी ये डेफिनेशन है कि जनरल और सस्टेन्ड इंक्रीज. और एक चीज आपको और बता दूं कि अगर मान लो कोई भी ईयर 1 है, वहां पर हमारा प्राइस लेवल 100 है, ईयर 2 में प्राइस लेवल 102 हो गया, ईयर 3 में उसी गुड का मतलब एवरेज प्राइस लेवल आपका फिर 100 हो गया. तो हम कहेंगे ईयर 1 से ईयर 2 में इन्फ्लेशन हुई है, बट ईयर 2 से ईयर 3 जाने में इन्फ्लेशन नहीं हुई, बल्कि डिक्रीज हो गया, डिफ्लेशन आ गया. डिक्रीज, इसी का ही उल्टा होता है डिफ्लेशन. सो सस्टेन और जनरल डिक्रीज इन द एवरेज प्राइस लेवल. तो हमारी डेफिनेशन में आ रहा है जनरल और सस्टेन्ड इंक्रीज. सस्टेन्ड इंक्रीज का मतलब हर साल बढ़ना ही. ये नहीं होता कि एक साल प्राइस बढ़ गया दूसरे साल कम हो गया फिर भी हम कहेंगे इन्फ्लेशन है. इन्फ्लेशन जब होती है जब सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में 3 और 4 क्वार्टर्स में या 3 और 4 कंजिक्यूटिव ईयर्स में हमें इन्फ्लेशन देखने को मिले, प्राइसेस बढ़ जाएं. अगर हर साल या हर क्वार्टर में थोड़ा थोड़ा प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तब हम कंक्लूड कर सकते हैं कि देयर इज इन्फ्लेशन. सिर्फ एक बारी इंक्रीज होना इन्फ्लेशन नहीं होता, कि एक बारी मैं कह दूं प्राइस गुड का 10 से 20 हो गया तो इन्फ्लेशन आ गया. नहीं, अगर यही प्रोसेस थोड़े लॉन्ग टाइम के लिए चल रहा है तो हम कहेंगे इन्फ्लेशन है. ठीक है. अब सेकंड कॉन्सेप्ट आता है इन्फ्लेशन रेट. तो वो परसेंटेज चेंज जिससे प्राइस इंक्रीज हो रहा है उसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन रेट, कि किस रेट से इन्फ्लेशन हो रहा है. तो इसका अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो इन्फ्लेशन डिनोट करते हैं हम पाए से. तो अगर मैं इन्फ्लेशन रेट की बात करूं तो हम कहेंगे न्यू प्राइस माइनस ओल्ड या ओरिजिनल प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस इनटू 100. दिस इज द जनरल फॉर्मूला जो हम कोई भी इन्फ्लेशन रेट निकालने के लिए हम यूज करते हैं. अगर मैं कह रही हूँ ईयर 1 में 100 है प्राइस, नाउ इट इज 120, तो हाउ विल यू कैलकुलेट कि इन्फ्लेशन रेट कितना है? तो हम न्यू प्राइस को यानी कि 120 माइनस ओल्ड प्राइस 100 डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस मतलब 100 इंटू 100, ये दोनों कट हो गए तो 20% इज द इन्फ्लेशन रेट. ऐसे हम इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, आई थिंक
समझ आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट आपको, इन्फ्लेशन क्या होता है और इन्फ्लेशन रेट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ अब मैं बात करूं तो इसका एग्जांपल, जैसे 2000 में द प्राइस ऑफ फुल क्रीम मिल्क था 15 रुपीज पर लीटर, वही 2010 में प्राइस ऑफ क्रीम मिल्क हो गया 35। अब ये एक गुड को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन जब इसका प्राइस में इतना वेरिएशन आई है तो ऑफ कोर्स और गुड्स में भी आई होगी। तो ये शो करता है इन्फ्लेशन कि 2000 से 2010 में प्राइस जो है कमोडिटीज के बहुत ज्यादा बढ़ गए। अगर मैं कहूं कि कैलकुलेट इन्फ्लेशन रेट, तो हाउ विल यू कैलकुलेट? तो आई विल से 35 इज द न्यू प्राइस माइनस 15 इज द ओल्ड वन बाय 15 इंटू 100। तो यहां से जो भी वैल्यू आएगी, एग्जाम्पल 20 बाय 15 इंटू 100, 5 3 जा 5 4 जा, तो यहाँ पे 1.33 इंटू 100, तो 133 अप्रॉक्स कुछ आएगी। दिस इज द इन्फ्लेशन रेट, क्योंकि प्राइस जो है 15 का डबल हुआ, 30 उससे भी ज्यादा है, तो 100% से तो ज्यादा ही आएगी। तो 133.33% का इन्फ्लेशन देखा गया है 2000 से 2010 तक आने में, व्हेन वी कंसीडर द प्राइस ऑफ फुल क्रीम मिल्क। अब बात आती है कि आप एक चीज सोचो कि अगर इन्फ्लेशन है तो उसका इम्पैक्ट आपकी मनी पे क्या पड़ेगा। सो व्हेन इन्फ्लेशन अकर्स, मनी लूजेस इट्स परचेजिंग पावर। जब भी इन्फ्लेशन होता है तो इसकी वजह से मनी की जो परचेजिंग पावर होती है, अब बात करोगे आप परचेजिंग पावर क्या होती है। अगर मेरे पास 100 रुपीज मेरी इनकम है, दिस इज माई इनकम, और इस इनकम से मैं 20 यूनिट्स ऑफ गुड्स खरीद सकती हूँ, कोई भी गुड्स मैं 20 खरीद सकती हूँ। तो ये मेरी दिखती है, ये मेरी होती है रियल इनकम, कि मैं कितने गुड्स एंड सर्विसेज अपनी इनकम से मैं खरीद सकती हूँ। और ये जो इनकम है ये मेरी होती है नॉमिनल इनकम इन द टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, तो नॉमिनल मेरी इनकम 100 है और मैं कितने गुड्स इस 100 को यूज करके खरीद सकती हूँ, 20। अब मान लो इन्फ्लेशन की वजह से प्राइस लेवल सबके बढ़ गए, ठीक है, और अब मेरी इनकम कांस्टेंट रही और प्राइजेस सबके बढ़ गए, तो इसका मतलब अगर मैं 2010 की बात करूं तो मैं 20 की जगह आप कह सकते हो लेस देन 20 है, लेट्स से 15 यूनिट्स अब मैं खरीद सकती हूँ अगर मेरी इनकम 100 की 100 रही और प्राइजेस बढ़ गए। तो इससे मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि पहले जहाँ पे मेरी रियल इनकम और परचेजिंग पावर का मतलब कितने यूनिट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आप खरीद सकते हो यूजिंग योर इनकम, ठीक है। तो पहले मैं 100 से 20 यूनिट्स खरीद सकती थी, बट अब मैं 15 यूनिट्स ही खरीद पा रही हूँ क्योंकि प्राइजेस सबके बढ़ गए। आप खुद ही सोच सकते हो, अगर किसी चॉकलेट का प्राइस अभी 5 है और मेरे पास 100 रुपीज है, तो मैं इससे कितने खरीद सकता हूँ, 100/5 यानी कि 20 मैं चॉकलेट्स परचेज कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहीं पे 100 ही मेरी इनकम है, मेरे पास 100 ही रुपीज है, लेकिन प्राइस ऑफ चॉकलेट 5 से सीधा 10 हो गया। तो अगर अब मैं कैलकुलेट करूंगा तो 100 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि मैं अब 10 चॉकलेट्स ही खरीद सकता हूँ। तो इससे ये दिख रहा है 20 से 10 यानी कि रिडक्शन हो गई, यानी कि कम हो गया, अब मैं इतनी क्वांटिटी नहीं खरीद पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी इनकम तो सेम है लेकिन प्राइस बढ़ गया है, तो मैं कम चॉकलेट खरीद पाऊंगा, जिससे दिख रहा है कि मेरी परचेजिंग पावर मतलब जितने मैं गुड खरीद सकता था वो कम हो गए हैं, ठीक है। तो जब भी इन्फ्लेशन होता है तो उसकी वजह से प्राइजेस बढ़ते हैं, इसकी वजह से मनी लूजेज इट्स परचेजिंग पावर। इसकी वजह से क्या होता है, जो हम गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकते थे पहले, जहां पर 100 खरीद सकते थे, अब वो डिक्रीज होके 80 या लेस देन 100 हो जाएंगे। तो इन्फ्लेशन के टाइम पे हमारी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। ओके, अब अगर हम बात करें आगे, तो बात आती है डिफ्लेशन क्या होता है।
और डिसइन्फ्लेशन क्या होता है? तो फर्स्ट थिंग इज डिफ्लेशन क्या होता है, मैंने वही बताया। इन्फ्लेशन क्या होता है? इंक्रीज इन द प्राइस लेवल। तो इसी का ही उल्टा हो गया हमारा डिफ्लेशन, मतलब डिक्रीज इन द प्राइस लेवल। तो डिफ्लेशन इज अ सस्टेन्ड डिक्रीज इन द एवरेज प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और अ नेगेटिव इन्फ्लेशन रेट। जहां पर इन्फ्लेशन रेट में हमारा पॉजिटिव निकलता था, प्राइजेस बढ़ते थे और कितने परसेंट से बढ़े हम वो बता देते, तो यहाँ पर प्राइजेस कम हो जाएंगे। ठीक है, जहां पर एक गुड 10 का था अब वो गुड 5 का हो जाएगा। एम आई क्लियर? अब क्वेश्चन आता है, क्या डिफ्लेशन गुड है किसी भी इकोनॉमी के लिए? अगर हम कह रहे हैं कि प्राइजेस कम हो रहे हैं तो हर बंदा यही सोचेगा ना, अरे प्राइजेस तो कम हो रहे हैं तो अच्छा है हमारी इकोनॉमी के लिए। लेकिन नहीं, इसका आंसर है नो। बिकॉज इन द केस ऑफ डिफ्लेशन के टाइम पे पीपल होल्ड मनी एंड एसेट ड्यू टू एन इंक्रीज इन द वैल्यू। जब भी प्राइजेस कम होते हैं तो पीपल प्रेफर करेंगे कि अब तो प्राइजेस कम है, अब तो मैं ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकता हूँ, तो वो और अपने पास ना मनी रख के बैठ जाएंगे कि आगे जाके और डिफ्लेशन होगा या अगर और प्राइस कम हुआ तो मैं और ज्यादा, तो अपनी जो उनके पास मनी है उसकी वैल्यू वो सोचेंगे हम और बढ़ा लें। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। मान लो आज के टाइम में आपकी इनकम है वही 100 रुपीज, ठीक है, एंड प्राइस है गुड्स का मान लो ऑन एन एवरेज 10 इज द एवरेज प्राइस। तो अब आप देखो, एट प्रेजेंट की बात करूं तो मैं 10 यूनिट्स आप खरीद सकते हो। अगले साल इस गुड का प्राइस 10 से 5 हो गया, इसका मतलब अब आप 20 यूनिट्स परचेज कर सकते हो। अब जब आपको ये दिख रहा है कि डिफ्लेशन चल रहा है और मेरी मनी की वैल्यू बढ़ रही है, मेरी परचेजिंग पावर बढ़ रही है, पहले मैं 10 यूनिट्स खरीद सकता था, अब मैं 20 खरीदता हूँ सकता हूँ, तो आप यूं नहीं सोचोगे मैं क्यों ना मैं अभी रखे रखूँ, क्या पता इस प्राइस 5 से भी ये 2 पे आ जाए, फिर तो मैं 50 यूनिट्स खरीद पाऊंगा। जब भी आप लेके बैठे रहोगे कि क्या पता ये 2 से फिर 1 पे चला जाए जिससे मैं 100 यूनिट्स खरीद लूंगा। तो इस वजह से इन केस ऑफ डिफ्लेशन के टाइम पे पीपल अपने पास मनी अपने पास रखना पसंद करते हैं और उसे खर्चा नहीं करते, वो स्पेंड नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं मेरी मनी की वैल्यू विल इंक्रीज इन फ्यूचर, सो दैट डिक्रीजेस दिस कंजम्पशन स्पेंडिंग। इसकी वजह से लोग अपने पास रखे रखेंगे तो लोग स्पेंडिंग नहीं करेंगे, और जब स्पेंडिंग नहीं करेंगे तो इकोनॉमी ग्रो कैसे करेगी? अब हम पढ़ते हैं जो हमारी जीडीपी होती है, दैट इज अ सम ऑफ कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस नेट एक्सपोर्ट। अगर हम स्पेंडिंग ही नहीं करेंगे, कंजम्पशन ही नहीं कर रहे अब हम, तो हमारी जीडीपी भी डिक्रीज हो जाएगी, और जो कि एक इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता। तो इसीलिए डिफ्लेशन, हम कहते हैं प्राइस गुड के कम हो रहे हैं अच्छा है, लेकिन हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता। क्यों? क्योंकि पीपल होल्ड देयर मनी एंड डिक्रीज देयर कंजम्पशन स्पेंडिंग। वो कंज्यूम ही नहीं करते, वो खर्चा ही नहीं करेंगे कि कोई नहीं आगे करेंगे और कम हो जाएगा फिर करेंगे, तो दैट विल लीड टू डिक्रीज इन द जीडीपी ऑफ अ कंट्री, और एज अ रिजल्ट ये अच्छा नहीं होता। अब बात आ जाती है आपकी डिस इन्फ्लेशन। अब मैं बात करूं तो ये डिस इन्फ्लेशन यानी कि इन्फ्लेशन तो हो रहा है, मतलब डिस मतलब डिक्रीजिंग रेट में हो रहा है। यहाँ पे मैं रेड से लिख देती हूँ, मतलब डिक्रीजिंग रेट में हो रहा है। इन्फ्लेशन तो हो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट में हो रहा है। तो disinflation occurs when the average price level rises but at slower rate। मतलब प्राइजेस तो बढ़ रहे हैं लेकिन उनकी जो स्पीड है वो कम से बढ़ रही है। फॉर एग्जाम्पल 2000 में मान लो इन्फ्लेशन था 10%, 2001 में इन्फ्लेशन था 8%, 2002 में था इन्फ्लेशन 7%। अब आप यूं देखोगे तो प्राइजेस तो बढ़ रहे हैं ना, इन्फ्लेशन तो हो ही रहा है। 10% था, यहाँ पे 8% था, यहाँ पे 7। इन्फ्लेशन तो है ही, हर एक केस में इन्फ्लेशन तो गिवन है ही, बट परसेंटेज जो है वो इंक्रीज की जो परसेंटेज है वो कम हो रही है। फॉर एग्जाम्पल पहले 100 था प्राइस किसी गुड का, अब हो गया वो 1110।
और इसके बाद हो गया 112। ठीक है, तो अब आप यूं देखो तो इन्फ्लेशन तो हो रहा है, हर साल प्राइस तो इंक्रीज हो रहा है, पहले 100 था, अब 110 हो गया, फिर 112 हो गया। अब इसमें अगर मैं इन्फ्लेशन रेट निकालूं तो 1110 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, जो हमारा इन्फ्लेशन रेट का फॉर्मूला था, उससे हमारा यहाँ पे आ जाएगा 10%। और अगर मैं 1110 से 112 का निकालूं तो ये निकलेगा ऐसे। तो ये हमारा हो गया, यहाँ से ये निकलेगा 2 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 100, यानी कि 20/11। और अगर इसको मैं डिवाइड करूँगी तो 1 पॉइंट कुछ जाएगा वो। तो इन्फ्लेशन तो हुआ ना, चाहे 1% का ही क्यों ना हुआ हो। तो जब भी इन्फ्लेशन हो रहा है लेकिन उसकी परसेंटेज कम हो रही है, तो वो हमारा रिप्रेजेंट करता है डिसइन्फ्लेशन। मतलब इन्फ्लेशन तो हो रहा है लेकिन वो डिक्रीजिंग स्लोअर रेट से हो रहा है, एट अ स्लोअर रेट। अब यहाँ पे आप देखोगे तो इन्फ्लेशन तो हो रहा है, लेकिन द डिफरेंस इज फर्स्ट ईयर में मेरा 10% इन्फ्लेशन हुआ, लेकिन दूसरे परसेंट में 1 पॉइंट कुछ परसेंटेज ही हो रहा है। लेकिन कहने में तो ये इन्फ्लेशन ही आएगा ना, क्योंकि प्राइस तो राइज हुआ ही है ना। तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं डिसइन्फ्लेशन। ठीक है, तो अभी हमने डिस्कस कर लिया इन्फ्लेशन क्या होता है, डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, और डिफ्लेशन क्या होता है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन। अब आते हैं कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन होता किसकी वजह से है, क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से प्राइसेस बढ़ जाते हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन दो टाइप के होते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। नाम से ही पता चल रहा है, कॉस्ट पुश मतलब कॉस्ट धक्का दे रही है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हो रहा है। When inflation arises due to an increase in the cost, किसकी cost? Cost of production in the economy, like increase in the price of raw materials का price बढ़ गया। अब ये suppliers के point of view से है cost push। cost तो हमेशा एक हम सप्लाई में पढ़ते हैं ना, उनका कॉन्सेप्ट है ना, जो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करते हैं वो कंसीडर करते हैं ना अपने कॉस्ट, अपने रेवेन्यू एंड सो ऑन। तो कॉस्ट एक सप्लाई कॉन्सेप्ट है, और जब कॉस्ट किसी फर्म की बढ़ जाती है उसकी वजह से इन्फ्लेशन आता है, तो उसे हम कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो जब भी कोई इन्फ्लेशन हो रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, चाहे वो रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस बढ़ गए हों, चाहे वो लेबर एक्सपेंसिव हो गई हो, और कोई भी XYZ रीजन, बट जब इन्फ्लेशन अराइज ड्यू टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो हम उसे कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। यानी कि कॉस्ट ने पुश करके इन्फ्लेशन को बढ़ा दिया, इन्फ्लेशन आ गई। ठीक है, इन दिस केस द प्राइस लेवल इज पुश्ड अप। प्राइस को धक्का दिया जाता है कि वो इंक्रीज हो जाए। क्यों? ऑफ कोर्स, अगर कोई फर्म है, आप कोई फर्म चला रहे हो और आप कोई रॉ मटेरियल्स यूज करते थे, ठीक है, अगर इन रॉ मटेरियल्स का प्राइस बढ़ जाता है तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है, आप उसमें भी तो उसका भी तो प्राइस बढ़ाओगे ना, क्योंकि आपको रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट भी तो कवर करनी है। तो जब प्राइस इंक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, या लेबर ले लो इसकी जगह, या कोई भी रीजन की वजह से अगर हमें प्राइसेस बढ़ाने पड़ रहे हैं इन रीजंस की वजह से, जिसने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा दी, तो ऐसे इन्फ्लेशन को हम कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। Am I clear? अब बात करते हैं द सेकेंड टाइप की। एक तो हमारा हो गया कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जिसमें कॉस्ट रॉ मटेरियल्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से इन्फ्लेशन हो गया। द सेकेंड वन इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। व्हेन, अब आप एक बात बताओ, इन्फ्लेशन होता है प्राइस इंक्रीज होना। अब प्राइस इंक्रीज कब हो सकता है? एक तो हो सकता है जो हमने पढ़ा है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर फर्म की बढ़ जाएगी तो वो अपने गुड का प्राइस बढ़ा देगा। दूसरी साइड हमने ये नहीं पढ़ा, जब किसी गुड की डिमांड बढ़ जाती है तो भी तो उसका प्राइस बढ़ जाता है।
तो वही दूसरी चीज है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। व्हेन इन्फ्लेशन अराइज ड्यू टू एन इंक्रीज इन द एग्रीगेट डिमांड, इसका मतलब एन इंक्रीज इन द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हमारा इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एक्सपोर्ट्स, डिक्रीज इन इम्पोर्ट्स, या कोई भी जीडीपी के जो कंपोनेंट्स होते हैं सी, आई, जी, नेट एक्सपोर्ट्स, इनमें से कोई भी इंक्रीज हो जाए, वो रिप्रेजेंट करेगा हमारी एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई। पूरी इकोनॉमी में लोग इस गुड की डिमांड बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो जब भी गुड की डिमांड बहुत ज़्यादा होगी मार्केट में, तो ऑफ कोर्स है उसका प्राइस बढ़ना ही है, क्योंकि सप्लायर्स उस डिमांड को मीट नहीं कर पाएंगे और एज अ रिजल्ट वो क्या करेंगे, अपने प्राइसेस को बढ़ा देंगे कि उसकी डिमांड कम हो जाए। ठीक है, तो अगर मान लो 100 यूनिट्स प्रोवाइड होती थी मार्केट में, लेकिन डिमांड जो कर रहे हैं पर्सन्स, पब्लिक, वो 200 करने लग गए। अब सप्लायर्स तो 100 के लिए रेडी हैं, डिमांड हो रही है 200 के लिए, तो डिमांडर्स कहेंगे वी विल पे हायर प्राइस, लेकिन बस मेरे को दो प्रोडक्ट। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा कि सप्लायर जो है उनके पास तो 100 ही यूनिट्स है, उसको बेचने के लिए वो प्राइजेस बढ़ा देंगे कि जो टॉप 100 होंगे, जो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस दे पाएंगे, उन्हीं को ही ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो इस केस में प्राइस लेवल इज पुल्ड अप, प्राइस लेवल को बढ़ाया जाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ग्राफिकली भी आपको पता होना चाहिए कि अगर इनका इम्पैक्ट दिखाना है तो आप कैसे दिखाओगे डिमांड पुल या कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को। तो वही ग्राफ्स हम समझेंगे। सो द फर्स्ट वन इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। जब डिमांड की बढ़ने से, डिमांड पुल होने से इन्फ्लेशन होती है, तो उसका ग्राफिकली कैसे बनाएंगे। अब हमें पता है एग्रीगेट डिमांड है नेगेटिवली स्लोप्ड होता है, क्योंकि प्राइस जैसे जैसे बढ़ता है हमारी डिमांड कम हो जाती है, एंड वाइस वर्सा। और सप्लाई कर्व शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, लॉन्ग रन मोस्टली वर्टिकल होता है, क्योंकि हम कहते हैं एक इकोनॉमी अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करने के बाद इतना ही प्रोड्यूस कर पाती है, तो ये लॉन्ग रन वर्टिकली बनाया जाता है। तो लेकिन शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं तो हम अपवर्ड स्लोपिंग बनाएंगे, जिसमें जब प्राइस बढ़ते हैं तो सप्लायर्स और ज्यादा गुड्स को बेचना चाहते हैं टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, तो अब यहाँ पे केस आता है कि मान लो ये ओरिजिनल हमारा एडी कर्व है एंड दिस इज द एग्रीगेट सप्लाई कर्व। अब डिमांड पुल इन्फ्लेशन मतलब डिमांड एक कमोडिटी की बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है मार्केट में। ठीक है, तो कंज्यूमर लोग स्पेंडिंग भी ज्यादा करेंगे, तो इसकी वजह से हमारी जो डिमांड कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी AD1 पे। तो पहले जहाँ इक्विलिब्रियम हमारा पॉइंट 1 पे था, जिसमें आउटपुट हमारा y था, प्राइस यहाँ पे था, डिमांड बढ़ने से हमारा न्यू इक्विलिब्रियम 2 पे आ जाएगा, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई में कोई चेंज नहीं है, वो ऐसे ही रहेगी अपवर्ड स्लोपिंग, लेकिन डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। इसकी वजह से रियल आउटपुट भी बढ़ेगा और प्राइस भी बढ़ गया। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये इन्फ्लेशन ही तो हुआ है, जो प्राइस लेवल आपका बढ़ गया। तो जब डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन हो, उसे हम कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब बात आती है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब आप खुद ही सेंस लगाओ, खुद ही सोचो कि इसका डायग्राम कैसे बनना चाहिए। डिमांड पुल का मैंने सीधा दिखा दिया, तो डिमांड कॉस्ट पुश का आप एक बार खुद ड्रॉ करके देखो कि क्या होना चाहिए। अब यहाँ पे बात आ रही कॉस्ट बढ़ गई है, कॉस्ट बढ़ने से कौन सा कर्व अफेक्ट होगा और किस साइड जाएगा, राइटवर्ड जाएगा या लेफ्टवर्ड जाएगा। ठीक है, तो मैं आगे डायग्राम दिखाऊंगी, बट इट्स बेटर कि आप पहले खुद दिमाग लगाएं कि कॉस्ट से एग्रीगेट डिमांड कर्व इफेक्ट होगा या एग्रीगेट सप्लाई फर्स्टली। फिर उसके बाद आप ये सोचो कि कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, तो अब मैं बता देती हूँ आपको, इसका डायग्राम बनेगा ऐसे। वही नॉर्मल एग्रीगेट डिमांड कर्व एंड एग्रीगेट सप्लाई कर्व। अब क्या हुआ, कॉस्ट बढ़ गई। मान लो रॉ मटेरियल्स जो यूज करती थी ना फर्म, उनके प्राइजेस ना डबल हो गए।
अब डबल हो गए तो फर्म कैसे इतने वो प्रोड्यूस कर देगी? मान लो पहले 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करती थी और उनकी कॉस्ट आती थी $1000 की, ठीक है। अब रॉ मटेरियल्स बढ़ गए, रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट जो है ना वो हमारी डबल हो गई है। वो 50 यूनिट्स थोड़ी प्रोड्यूस कर पाएगी। अगर उसके पास $100 ही रुपीज हैं तो वो अब 100 की जगह वो 80 यूनिट्स ही प्रोड्यूस कर पाएगी। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? हमारी प्रोडक्शन जो है 100 से 80 यूनिट्स में चली गई, यानी कि फर्म्स की सप्लाई ही कम हो गई। तो जब सप्लाई कम होगी तो सप्लाई कर्व शिफ्ट होगा, तो वही हमने लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर दिया। यहाँ पे हो गया लेफ्टवर्ड कर्व शिफ्ट हो गया। तो पहले इक्विलिब्रियम था 1 पे, जहाँ पे y1 है और यहाँ पे है प्राइस 1। जब सप्लायर्स ने सप्लाई कम कर दी, क्यों? रीजन क्या था? रॉ मटेरियल्स या लेबर की कॉस्ट बढ़ गई, उनकी वजह से सप्लाई कर्व हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया और यू कैन से अपवर्ड शिफ्ट हो गया, जिसकी वजह से हम 2 पे आ गए, जिसमें आउटपुट हमारा और रियल जीडीपी कम हो गया और प्राइस लेवल फर्दर इंक्रीज हो गया। तो ये प्राइस लेवल बढ़ा, ये ही दिखाता है हमारा इन्फ्लेशन, कि इसकी वजह से भी इन्फ्लेशन ही हुआ। दोनों केसेस में सेम चीज है, प्राइसेस इंक्रीज होंगे ही होंगे, लेकिन डिमांड पुश में डिमांड पुल में हमारी डिमांड बढ़ती है तो रियल जीडीपी बढ़ेगी, और यहाँ पर कॉस्ट पुश में हमारी रियल जीडीपी कम होगी। ठीक है, तो दैट्स इट। आज के लिए इतना ही था। अगर कोई भी डाउट है प्लीज यूज कमेंट सेक्शन, और क्या आपको नहीं समझ आ रहा, मेरा वे पढ़ाने का सही है या नहीं है, क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, प्लीज आप कमेंट में बताएं। इट विल हेल्प मी। एंड दैट्स इट, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।